हेलो गाइस। तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक की आज, जो ज़्यादातर थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है इवन चेस्ट फिजिशियन के लिए भी, एक नॉर्मल फिजिशियन के लिए भी, और इवन ए पीडियाट्रिशियन के लिए भी, क्योंकि मैं बात करने जा रहा हूँ अस्थमा इन चिल्ड्रंस। तो लेस देन 5 ईयर, मोर देन 5 ईयर ठीक है कि आप थोड़ा बहुत मैनेज कर सकते हो, एक बच्चे को समझा के आप PEFR भी कर सकते हो या PFT भी ट्राई कर सकते हो, स्पायरोमीटर ट्राई कर सकते हो। लेकिन लेस देन 5 ईयर में आप कैसे अस्थमा डायग्नोस करोगे, क्या क्या कंडीशंस रहेगी, क्या सिचुएशन रहेगी, कैसे आप क्लिनिकल एग्जामिनेशन देखते हो, सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है। तो जब लेस देन 5 ईयर का एक पेशेंट आपके पास में आता है, उनके पेरेंट्स उनके साथ में आते हैं, बच्चा आता है आपके पास में, ठीक है, तो आपको लगता है कि अस्थमा है, तो क्या क्या आप कर सकते हो उसके लिए, ठीक है, कैसे आप डायग्नोसिस करोगे, कैसे आप उसको ट्रीट करोगे, ठीक है, उसकी अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले ऑनसेट इज अर्ली इन मेल्स देन फीमेल्स। ये ध्यान रखना आपको कि ज़्यादातर जो अस्थमा के बच्चे होते हैं मेनली मेल्स बच्चों में ज़्यादा होता है, मेल चाइल्ड में ज़्यादा होता है बजाय फीमेल्स के, ठीक है। तो अटोपी इज मोर कॉमन इन मोर देन 3 ईयर ऑफ एज। तो साथ में आपको एक डायग्नोसिस, एक फिजिकल सिम्टम में आपको मिल जाएगा कि उसको साइनोसाइटिस होगा या कुछ और एलर्जी होगी, स्किन एलर्जी हो सकती है, एक्जिमा हो सकता है, अटोपी वाली जो चीज़ें होती है वो सब उसको होती है, ठीक है। तो यूजुअली मोर देन 3 ईयर में आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हो। फिर आता है एक इम्पोर्टेंट चीज़ आती है वीज, ठीक है। तो रिकरेंट वीज यहाँ पे यूजुअली पाई जाती है लेस देन 5 ईयर के बच्चों में। पेरेंट्स बोलते हैं कि साल में 2-3 बार उसके ऐसा हो जाता है, यूजुअली सर्दियों में ज़्यादा होता है, सर्दियों में 2-3 बार ऐसा हो जाता है, ऐसा भी बोल सकते हैं। वो या तो हर दिन रहता है या तो एपिसोडिक होता है, ठीक है। तो मोस्ट कॉमन कॉज अस्थमा नहीं है वीज का बच्चों के अंदर, या लेस देन 5 ईयर की मैं बात कर रहा हूँ अभी। तो मोस्ट कॉमन कॉज है आपका URTI, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, ठीक है। तो यहाँ पे 6 to 8 टाइम्स पर ईयर यूजुअली बच्चों में ऐसा मिल जाता है। मैंने बोला ना अभी, पेरेंट्स बोलते हैं कि साल में 6-7 बार उसको ऐसा हो जाता है, ठीक है। तो वायरल कॉजेज यहाँ पे मोस्ट कॉमनली होते हैं, जिसमें आपका रेस्पिरेटरी सिंसेशियल वायरस है और राइनो वायरस से कॉमन होते हैं। तो यहाँ पे डिफिकल्ट हो गया आपको आइडेंटिफाई करना जब उसको वायरल इन्फेक्शन हो, तो आप अस्थमा को आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेस देन 1 ईयर की बात करें तो बच्चों में जो मोस्ट कॉमन कॉज है वीज का वो है ब्रोंक्योलाइटिस। बट वहाँ पे कैसे आइडेंटिफाई आप कर सकते हो, साथ में आपको फाइन क्रेप्स भी मिल जाते हैं, प्योर वीज नहीं होती, साथ में क्रेप्स भी होते हैं। तो वहाँ पे आप ब्रोंक्योलाइटिस आप आइडेंटिफाई कर सकते हो जो लेस देन 1 ईयर में कॉमन होता है, ठीक है। तो अब वीज इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, तो इसकी अपन बात करते हैं। तो वीज यहाँ पे 2 तरह के फिनोटाइप्स बच्चों में देखने को मिलते हैं। पहला फिनोटाइप होता है सिम्टम बेस्ड, तो सिम्टम बेस्ड एक डायग्नोसिस है, फिनोटाइप से। दूसरा है टाइम ट्रेंड बेस्ड। पहला सिम्टम बेस्ड की अपन बात करते हैं। तो सिम्टम बेस्ड के अंदर जो पेरेंट्स है 2 तरह से आपको बताते हैं, पहला एपिसोडिक और दूसरा मल्टी ट्रिगर। पहला होता है एपिसोडिक। एपिसोडिक मतलब क्या हुआ, ड्यूरिंग डिस्क्रीट टाइम पीरियड आपको वो मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो एसोसिएटेड होता है वो URTI होता है मेनली, एब्सेंट बिटवीन द एपिसोड्स। तो एपिसोड के बीच में एब्सेंट होता है, एपिसोडिक में आपको ऑलरेडी बोल रहा हूँ। तो पेरेंट्स यहाँ पे क्या बोलेंगे, वही चीज़ अगेन, साल में 6-7 बार ऐसा हो जाता है, ठीक है। तो कंटिन्यूस नहीं है, एपिसोडिक है वो, ठीक है। तो यूजुअली URTI साथ में यहाँ पे रहता है। तो ये वीज के प्रकार बता रहा हूँ मैं आपको, अस्थमा नहीं बता रहा हूँ। टाइप ऑफ मतलब वीज है बच्चों में, कौन कौन सी वीज होती है, कौन सी अस्थमा वाली होती है, वो मैं आगे बता दूंगा। नेक्स्ट है मल्टी ट्रिगर। मल्टी ट्रिगर है वीज आल्सो प्रेजेंट इवन बिटवीन द एपिसोड्स। एपिसोड मतलब एपिसोड ऑफ URTI, मतलब साथ में इन्फेक्शन, फीवर, खांसी वो सब भी है उसको, तो एपिसोड हो गया। लेकिन उसके बीच में बच्चा नॉर्मल है, लेकिन फिर भी आप देखोगे, चेक करोगे तो बोलते घर घर की आवाज़ तो इसमें आती रहती है। पेरेंट्स ये बोलते हैं कि वो आवाज़ तो इसमें आती रहती है, अभी बुखार खांसी वो तो कुछ नहीं है, नाक भी नहीं बह रही, सब ठीक है, लेकिन घर घर की आवाज़ तो फिर भी आती रहती है। दैट इज मल्टी ट्रिगर वीज। तो इवन ड्यूरिंग स्लीप, पेरेंट्स जब बच्चा सो रहा होता है तब भी उनको लगता है कि बच्चा खराटे ले रहे हैं, है ना। छोटे बच्चे खराटे यूजली नहीं लेते, तो वो वीज एक घर घर की आवाज़ होती है, जिसको पेरेंट्स आपको ऐसा बोलते हैं। तो इवन लाफिंग, इवन क्राइंग, दीज आर द ट्रिगर्स, ठीक है। यूजुअली बच्चे में नहीं है, जब बच्चा खेल रहा है, हंस रहा है बहुत जोर से, तब उसके अंदर वो घर घर की आवाज़ आने लगती है, वीज प्रेजेंट होती है। तो ये एपिसोडिक वीज होती है। तो ये मेनली अस्थमा के अंदर हो सकती है, ठीक है। सॉरी, मल्टी ट्रिगर वीज होती है। तो मल्टी ट्रिगर वाली अस्थमा में ज़्यादा कॉमन होती है। तो इससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। आप क्या पूछोगे
कि इसको हंसने खेलने या फिर ज़्यादा जोर से हंसने से, रोने के टाइम या फिर इवन ड्यूरिंग स्लीप आ रहा है, तो आप सोचो कि हाँ ये अस्थमा का फीचर हो सकता है। नेक्स्ट है टाइम ट्रेंड बेस्ड। टाइम ट्रेंड बेस्ड क्या है? ये रेट्रोस्पेक्टिव कोड स्टडी के हिसाब से आप निकालते हो या फुल हिस्ट्री आप लेते हो, पेशेंट के साथ मतलब पेरेंट्स आते हैं, बच्चे के साथ पेरेंट आते हैं, उनकी हिस्ट्री फुल लेते हो। तो ये 2-3 तरह की होती है। पहला है ट्रांजिएंट, दूसरा परसिस्टेंट और तीसरा लेट ऑनसेट। 3 तरह से होती है। तो ये 3 ईयर से डिवाइड की गई है। कैसे? ट्रांजिएंट मतलब है स्टार्टेड बिफोर 3 ईयर एंड एंड बिफोर 3 ईयर। मतलब जब बोलते हैं कि बच्चा 3 साल का था तभी रहता है, 3 साल के बाद ये खत्म हो जाती है, तो इसको ट्रांजिएंट बोलते हैं अपन। फिर है स्टार्टेड बिफोर 3 ईयर कंटिन्यू आफ्टर इवन 6 ईयर्स। 6 ईयर तक भी कंटिन्यू है, बच्चा 6 साल का हो गया फिर भी रह रहा है, तो ये परसिस्टेंट हो गई। एक होती है मोर देन 3 ईयर का बच्चा है, पहले नहीं थी अब हुई है, 3 साल से बाद स्टार्ट होती है, तो इसको अपन लेट ऑनसेट बोलते हैं। तो 3 ईयर से स्टार्ट पहले हो और ख़त्म भी पहले हो जाए तो ट्रांजिएंट हो गई। 3 साल से पहले स्टार्ट हुई लेकिन अभी ख़त्म नहीं हुई, 6 साल के बाद तक भी उसको ये वीजिंग एपिसोड्स हैं या वीज आती रहती है। और लेट ऑनसेट मोर देन 3 ईयर्स में भी है, तो वो लेट ऑनसेट टाइप। अब ये वीज की टाइप मैंने बताया आपको, वीज का क्लासिफिकेशन मैंने बताया। तो इसमें कॉमन जो अस्थमा के लिए मैं बात करूँगा तो वो ट्रिगर वाला ज़्यादा कॉमन होता है। ठीक है, एज के अकॉर्डिंग वो कोड स्टडी या फिर रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी से आप निकालते हो, तो वो हिस्ट्री से आप निकालते हो, तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपने लिए नहीं है। कहीं बता पाते कहीं नहीं बता पाते, तो इंपॉर्टेंट अपने लिए नहीं है। तो क्लिनिकल डायग्नोसिस आप कैसे करोगे? सबसे पहला सिम्टम्स। तो सिम्टम्स फॉर मोर देन 10 डेज ड्यूरिंग यूआरटीआई। इंपॉर्टेंट क्या है? मोर देन 10 डेज। तो यूआरटीआई हुआ, बच्चे को इन्फेक्शन हुआ, अब 10 दिन से लगातार उसको सिम्टम है। यूजुअली यूआरटीआई का सिम्टम 3 to 5 डेज रहता है। ठीक है, मोर देन 10 डेज भी सिम्टम है। कौन कौन से? खांसी, वीज और हेवी और लेबर्ड ब्रीदिंग। ठीक है, खांसी कंटिन्यू है, उसको वीज आ रही है, मतलब बाहर से उनको बोलेंगे वो घर घर की आवाज़ आती है, इसमें सीटी बजती है, सीटी की आवाज़ आती है छाती में। और हेवी ब्रीदिंग, लेबर्ड ब्रीदिंग, बच्चा खेलता है या सीढ़ी चढ़ता है तो उसको जल्दी सांस फूल जाती है, वो ऐसा बोलेंगे। ठीक है, तो मोर देन 10 डेज से ऐसा है तो ये आपका क्लिनिकल डायग्नोसिस में हेल्प करेगा अस्थमा की। फिर दिया मोर देन 3 एपिसोड पर ईयर और सीवियर एपिसोड लाइक नाइट वेकनिंग, नाइट वर्सनिंग। सीवियर एपिसोड हुआ हो, नाइट वर्सनिंग होती हो, और मोर देन 3 एपिसोड पर ईयर ऐसा हो रहा हो। कौन सा? काफ, विजन, लेबर्ड ब्रीदिंग, हेवी ब्रीदिंग, तो ये अस्थमा की तरफ होगा। ठीक है, एपिसोड विद लाफिंग एंड प्लेइंग, क्राइंग, अगेन ट्रिगर्स। तो ट्रिगर्स जहाँ होता है हमेशा पूछना आपको कि ट्रिगर्स है कि नहीं है। ट्रिगर आपका अस्थमा को सपोर्ट करेगा, विदाउट ट्रिगर है तो वो यूआरटीआई को सपोर्ट करेगा। ठीक है, इसके अलावा एटोपिक डर्मेटाइटिस, फूड एलर्जी एंड फैमिली हिस्ट्री ऑफ अस्थमा, ये भी आपका सपोर्टिव डायग्नोसिस में काम आएंगे। ठीक है, फीचर्स की मैं बात करूँ, वापस कफ की मैं बात करूँ तो कफ यूजुअली जो होता है वो रिकरेंट होता है, परसिस्टेंट हो सकता है, और ड्राई कफ होता है। इंपॉर्टेंट है ड्राई कफ, इवन एडल्ट में भी अस्थमा में ड्राई कफ ही होता है। ठीक है, वर्सन्स एट नाइट और एसोसिएटेड विद वीज एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। तो बच्चों के अंदर नाइट में ज़्यादा हो जाता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और वीज के साथ में प्रेजेंट होता है कफ। तो कफ अकरिंग विद एक्सरसाइज, प्लेइंग, कफिंग, क्राइंग, स्मोकिंग, स्मोक एक्सपोजर है ना, इन एब्सेंस ऑफ रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। समझ में आया? कोई इन्फेक्शन नहीं है, सिर्फ बुखार आता है, नहीं आता, नाक बहती है, नहीं बहती। ठीक है, खाली ड्राई कफ है, और जब वो खेलता है, कूदता है, बाहर जाता है, मतलब बाहर मतलब स्मोक से एक्सपोज हुआ, क्राइंग है, लाफिंग है, मतलब ट्रिगर्स के साथ में खाली कफिंग होती है, स्टार्ट होती है, और अचानक बाउट्स में कफ आती है, रुकती नहीं, एक दो खांसी आके, दैट इज सपोर्टिव डायग्नोसिस फॉर अस्थमा। नेक्स्ट वीज। तो वीज भी यहाँ पे रिकरेंट होती है, मैंने बोला रिकरेंट वाली अपने इंपॉर्टेंट है, एपिसोडिक वाली, रिकरेंट वाली यहाँ पे इंपॉर्टेंट है अपने, इंक्लूडिंग स्लीप और विद ट्रिगर्स। ड्यूरिंग स्लीप में भी उसको आपको वीज सुन रही है बच्चे में, और साथ में ट्रिगर्स के साथ ज़्यादा हो रही है, तो वो अस्थमा का सपोर्टिव है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, अगेन वही लाफिंग, प्लेइंग और क्राइंग, इनके साथ में शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है। नॉर्मल बच्चा बैठा है आराम से या लेटा है तो उतना शॉर्टनेस ब्रेथ नहीं है, मेनली ट्रिगर्स यहाँ पे है। रिड्यूस्ड एक्टिविटी, इसका मतलब है कि रनिंग, प्लेइंग, लाफिंग कुछ नहीं हो रहा, इवन टायर्ड और वॉकिंग। बच्चा घूमने जा रहा है, माँ बाप घूम रहे हैं, बच्चा घूम रहा है तो वो नहीं, मुझे गोद में ले लो आप, मुझसे नहीं चला जा रहा। ठीक है, दैट इज रिड्यूस्ड एक्टिविटी। पास्ट और फैमिली हिस्ट्री ऑफ अस्थमा। ठीक है, पास्ट हिस्ट्री लाइक एलर्जिक हिस्ट्री, एटोपिक डर्मेटाइटिस, एलर्जिक राइनाइटिस और फूड एलर्जी हो, किसी को अस्थमा की हिस्ट्री हो फैमिली के अंदर, तो वो भी यहाँ पे सपोर्टिव होगा। फिर है क्लिनिकल, एक हाँ हिट एंड ट्रायल, जैसे क्लिनिकल इंप्रूवमेंट विद
इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड, लो डोज इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड फॉर 2 to 3 months। आपने पेशेंट आपके पास में आया, आपको लगा कि हाँ अस्थमा हो सकता है, लेकिन आपके पास टूल्स नहीं है, बच्चा नहीं कर पाता, वो टूल्स आपके पास नहीं, तो आपने डायरेक्ट उसको एक बार इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड दे दिया। पेरेंट ने बोला बिल्कुल आराम आ गया, इसको ड्रामेटिक चेंज हुआ है, बिल्कुल आराम आ गया, ड्रामेटिक चेंज हुआ है, दैट इज सपोर्ट द डायग्नोसिस। एंड वर्सनिंग स्टॉप हो गई, ये जो वीज वगैरह सब गायब हो गई, कफ वगैरह सब गायब होगा, सब कुछ ठीक हो गया, एकदम नॉर्मल हो गया, मतलब सिम्टम्स चले गए। तो यहाँ पे आपका ये क्लिनिकल डायग्नोसिस को सपोर्ट करेगा। सबसे इंपॉर्टेंट, एक्सक्लूजन ऑफ अदर डायग्नोसिस, ये आपको पहले से एक्सक्लूज कर लेना है, उसके लिए आपको क्लिनिकल टूल्स की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। तो क्लिनिकल टूल्स में मैं बात करूं, मतलब इन्वेस्टिगेशंस में मैं बात करूं क्या क्या हो सकते हैं, यूजुअली नॉन स्पेसिफिक होते हैं, डेफिनेटिव डायग्नोसिस यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है बच्चों के अंदर लेस देन 5 ईयर के अंदर। फिर भी पहला है ट्रायल विद साबा एज नीडेड एंड रेगुलर ICS डोज, है ना। तो आप साबा SOS साबा रखते हैं, ICS रेगुलर होता है अस्थमा के अंदर, देखो ICS ही ड्रग ऑफ चॉइस होती है, तो ICS रेगुलर आपको देना होता है और साबा आपको SOS रखना होता है। तो यहाँ पे सिम्टम कंट्रोल हो गया डे टाइम, इवन देयर इज नो नाइट टाइम सिम्टम, नाइट टाइम वर्सनिंग नहीं है, ठीक है। तो और मार्क इंप्रूवमेंट है, आपका क्लिनिकल इंप्रूवमेंट है, साथ ही वर्सनिंग स्टॉप हो गई है, तो दिस विल सपोर्ट योर डायग्नोसिस। नेक्स्ट है टेस्ट फॉर एलर्जी, यस SPT टेस्ट या स्पेसिफिक IgE आप करवा सकते हो, वो सपोर्ट करता है डायग्नोसिस को, ठीक है। लेकिन एब्सेंस ऑफ एलर्जेंस डजंट रूल आउट द डायग्नोसिस, ये भी ध्यान रखना। वो नेगेटिव हो तो वो जरूरी नहीं है अस्थमा नहीं होगा, फिर भी हो सकता है, ठीक है। चेस्ट एक्सरे यूजुअली इंडिकेटेड नहीं होता, रेयरली इंडिकेट होता है, और यूजुअली इंडिकेशन किसके लिए होता है, अदर डिजीज को रूल आउट करने के लिए, कोई निमोनिया, तो निमोनिया भी कॉमन होता है इसलिए, ठीक है। PFT यूजुअली यूजफुल नहीं है, बच्चे नहीं कर पाते, लेकिन 5 कर भी नहीं पाते, और वो इंडिकेटेड नहीं है, यूजुअली आप नहीं करना चाहिए। फिनो, यस फिनो आप कर सकते हो, बच्चा है तो एक वो तो आप मुंह में लगा के वो टेस्ट कर सकते हो। फिनो स्टिल ये रिसर्च टूल का ही पार्ट है, उतना अभी यूजफुल नहीं है बच्चों में, ठीक है। तो इन्वेस्टिगेशन में ही सबसे इश्यू आता है बच्चों के अंदर, तो मेनली आप जब बच्चा आपके पास में आता है तो फुल हिस्ट्री आपको लेनी है, फैमिली हिस्ट्री आपको लेनी है, एटोपी की हिस्ट्री आपको लेनी है, फैमिली में किसी को एटोपी हो तो भी, उसके माँ बाप को, ठीक है, बच्चे को हो तो भी, ठीक है। एपिसोडिक और ट्रिगरिंग फैक्टर्स यदि प्रेजेंट है बच्चे को, आपको मतलब शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ भी जब खेलता है, खांसता है, खेलता है, रोता है, हंसता है, एक्सरसाइज के टाइम तभी होता है, ऑन वॉकिंग होने मतलब शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो गई, टायर्ड हो जाता है, कॉफिंग भी सेम वही, और वीज भी वही सेम। तो वॉइस वीज हो, काफ हो, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, तो तीनों ही ट्रिगर्स के बारे में बात की अपन ने। तो ट्रिगर्स होते हैं, साथ में ट्रिगर्स हैं इन द एब्सेंस ऑफ रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, लेकिन साथ में कॉमन DD है, वो भी अपन को ध्यान रखने हैं। तो कॉमन DD मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, रिकरेंट वायरल इन्फेक्शन इज द कॉमनेस्ट DD, ठीक है। इसके अलावा गर्ड हो सकता है, फॉरेन बॉडी एस्पिरेशन, लेकिन उसमें आपको पता है कि वो सडन शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है, चेस्ट पेन भी हो सकता है, ठीक है। तो आपको और बच्चों को पता भी होता है कि उसने कुछ निकल लिया, माँ बाप को पता होता है, बच्चा खुद भी बताता है कि मैं अंदर चला गया, तो वो रूल आउट हो जाता है। पर्टोसिस, ये खांसी है, साथ में फीवर, लॉन्ग टर्म खांसी होती है यहाँ पे भी, तो यहाँ पे, ठीक है। परसिस्टेंट बैक्टीरियल ब्रोंकाइटिस, यस, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सरे में चेंजेस थोड़े आ जाते हैं, पर्टोसिस में गले का भी थोड़ा बताएगा वो, ठीक है। TB ट्यूबरक्लोसिस, अगेन इसमें चेंजेस आ जाएंगे। CHD है, साथ में साइनोसिस प्रेजेंट है, CHD आप रूल आउट कर सकते हो, ठीक है। सिस्टिक फाइब्रोसिस, यहाँ पे स्पूटम एक्सपेक्टोरेशन आ जाएंगे यहाँ पे, ट्रेकियोमलेशिया, इसके अलावा प्राइमरी सीलियर डिस्काइनेसिया, वेस्कुलर रिंग और ब्रोंकोपल्मोनरी डिस्प्लेसिया, तो ये कुछ DD है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं मैनेजमेंट की बात करूँगा, क्या गोल्स होने चाहिए, कैसे आप अस्थमा बच्चों में एसेस आपको करना है, असेसमेंट कैसे करना है, क्या गोल्स होंगे आपके। यस, प्राइमरी केयर मतलब एक्यूट सीवियर कंडीशन के अंदर मान लो कोई स्टैट्यूटरी केयर पे बच्चा नहीं है, प्राइमरी केयर पे, तो उसको आप कैसे एक बार ट्रीटमेंट देना है, और साथ में प्राइमरी प्रिवेंशन की अपन भी बात करेंगे, वो जो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थैंक यू।